नमस्कार दोस्तों, हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और उसमें 1793 का चार्टर हमने देख लिया था पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे 1813 के चार्टर पे। 1793 के चार्टर में हमने बात की थी कि भारत में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और 1793 के ठीक 20 साल बाद अर्थात 1813 को लाइसेंस रीन्यू करवाने के उद्देश्य से दूसरा चार्टर लाया गया और इस दूसरे चार्टर के अंदर कई सारे प्रावधान किए गए और कई सारी मुख्य बातें में इसमें शामिल थी। ये वो चार्टर था जिसमें भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के कंपनी के साथ सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। मोनोपोली अधिकार क्या, एकाधिकार छीन लिया गया। दूसरा, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। इसमें भारत के अंदर ऐसी एजुकेशन, साहित्य, विज्ञान के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक फंड की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम को ठीक किया गया। तो 1813 का जो चार्टर था, यह चार्टर आपके उस समय की जरूरत थी। कैसे थी, क्या थी, ये बात आज हम इस लेक्चर में करेंगे। 1813 का चार्टर, ठीक है। इसमें हम 2 बातें पढ़ेंगे, इसमें 2 चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि, ठीक है। बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। और फिर प्रावधान, ठीक है। अब बात में अगर पृष्ठभूमि की करूं, बैकग्राउंड की करूं, तो एक सबसे पहली बात कि कंपनी के एक प्रकार से कई प्रकार की अव्यवस्थाएं कंपनी में पुनः उत्पन्न हो गई थी। कंपनी निरंतर घाटे में ही चल रही थी और ऐसी स्थिति में कंपनी के मामलों की जांच के लिए एक समिति संसद के द्वारा गठित की गई। समिति ने 1808 से लेकर 1813 के बीच में कई रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, जिसमें से 5वीं रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण थी। ये रिपोर्ट्स जितनी भी तैयार की गई, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स भारत के कागजातों से तैयार की गई थी। चाहे वो भारत के अंदर जो कलेक्टर लगे हुए थे उनके द्वारा भेजे गए पत्र हो, जमींदारों की अर्जियां हो, किसानों की शिकायतें हो, अधिकारियों की टिप्पणियां हो, उन सारों का अध्ययन करके इन्होंने रिपोर्ट्स बनाई और सारी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई। इन रिपोर्ट्स का संसद में डिस्कशन किया गया और फाइनल कंक्लूजन निकला कि कंपनी भारत में इतना ज़्यादा विस्तार कर चुकी है कि अब कंपनी से राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक सभी कार्य एक साथ हैंडल नहीं हो रहे। इस कारण कंपनी से व्यापारिक मोनोपोली छीन ली जाए और सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का एक प्रकार से मौका दिया जाए। ये एक प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि थी, ठीक है। तो इस पृष्ठभूमि को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। बैकग्राउंड वैसे परीक्षाओं में तो नहीं आते, परंतु प्रावधानों को याद करने के लिए बैकग्राउंड को पढ़ना हमारे लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। 1808 में हाउस ऑफ कॉमन्स, HOC लिख रहा हूं मैं, ठीक है, संसद का ही निम्न सदन था ये। कॉमन्स ने कंपनी के मामलों की जांच हेतु एक समिति गठित की। समिति गठित की जिसने 1813 तक
कई रिपोर्ट्स संसद के समक्ष प्रस्तुत की। संसद के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें पांचवी रिपोर्ट्स, जो 5 नंबर की रिपोर्ट्स थी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रिपोर्ट्स अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिसका निर्माण, अब ये रिपोर्ट कैसे बनाई थी इन्होंने, अब जो भारत में कलेक्टर लगे थे, कलेक्टरों के पत्र, जमींदारों की अर्जियां, राजस्व अधिकारी की टिप्पणियां, ठीक है, इन सारे चीजों को लेकर निर्माण है वो किया गया था। ठीक है, उक्त आधार पर किया गया। अब आगे क्या हुआ? अब इस रिपोर्ट्स की बेस पे, ठीक है, इस रिपोर्ट्स के आधार पर के आधार पर 1813 का चार्टर लाया गया। ठीक है, जिसमें निम्न प्रावधान थे। निम्न प्रावधान थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं प्रावधानों के ऊपर कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या बातें जो है वो इस अधिनियम में लिखी गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। देखो, अधिकार और एकाधिकार में फर्क होता है। अधिकार का मतलब यह है कि वो कंपनी व्यापार तो कर सकती थी, लेकिन कंपनी अकेली ही भारत में व्यापार करेगी, ये अब नहीं रहेगा। ब्रिटिशर्स, दूसरे लोग भी आके भारत में व्यापार कर सकते थे, मतलब उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी। राइट तो रहेगा, लेकिन मोनोपोली नहीं रहेगी, ये बात थी। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। अब केवल चीन के साथ चाय के व्यापार पर ही एकाधिकार रहा। तो अब केवल आपके चीन के साथ में जो चाय का व्यापार किया जा रहा था कंपनी का, उस पर ही मोनोपोली रहेगी। बाकी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में मोनोपोली कंपनी की नहीं रहेगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार जो 1600 से चले आ रहे थे, वो पहली बार खत्म किए गए 1813 के चार्टर में, लगभग 200 वर्षों बाद में। अब सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार में मोनोपोली रही, जो 1833 के चार्टर में खत्म कर दी जाएगी। फिर तो हम अगर ये देखें कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किस एक्ट के तहत किए गए, किस चार्टर के तहत किए गए, 1813। लेकिन अगर ये कहें कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त हुए, तो होते हैं 1833 में, क्योंकि
इस एकाधिकार समाप्त तो की, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार जो है वो अभी भी एक प्रकार से इसके एकाधिकार में था कंपनी के, लेकिन 1833 में ये भी छिन गया था। ठीक है, तो अभी तक केवल एक वस्तु को छोड़ के बाकी सारे के सारे मोनोपोली जो थी वो छीन ली गई थी। कारण क्या था, इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये कि कंपनी का क्षेत्र इतना बढ़ गया था भारत में कि वो राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य सब एक साथ नहीं कर पा रही थी। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो कॉन्टिनेंटल व्यवस्था थी, महाद्वीपीय व्यवस्था, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाई है, तो उस महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड के अंदर एक प्रकार से आर्थिक चोट पहुंची थी इंग्लैंड को, और इसके कारण इंग्लैंड के व्यापारी कंटिन्यू सरकार से मांग कर रहे थे कि भारत जैसे उपनिवेशों का व्यापार अगर हमारे लिए भी खोल दिया जाए तो हम लोग भी वहाँ पे व्यापार करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आर्थिक हालत वापस ठीक हो जाएगी। तो जनता की डिमांड्स को देखते हुए इन्होंने क्या किया, मोनोपोली हटा दी, ताकि अंग्रेज का सामान्य नागरिक, ब्रिटिशर सामान्य नागरिक भी भारत में व्यापार कर सके। ये दो मेन इसके कारण थे। लेकिन अगर छुपा हुआ कारण मैं बताऊं वास्तविक, तो वो ये था कि सरकार अब चाहती थी कि भारत को वो खुद लूटे, कंपनी क्यों लूटे। एक्चुअल बात ये थी। कंपनी का भारत में क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया था। इस कारण कंपनी व्यापारिक व राजनीतिक कार्य एक साथ नहीं कर पा रही थी। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण। ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान हुआ था। अब व्यापारियों की मांग थी कि उन्हें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिले। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या किया, कंपनी की मोनोपोली को तोड़ दिया, ताकि ये व्यापारी जो थे ब्रिटिशर्स, ये व्यापारी भी भारत में आके व्यापार कर सके और साथ ही साथ कंपनी भी आराम से चीज़ों को मैनेज कर सके। अभी तक क्या स्थिति थी? अभी तक स्थिति ये थी, कंपनी का काम इतना बढ़ा हुआ था कि एक प्रकार से सारा कुछ अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अधिकार मिले तो इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए इस बिंदु का परिणाम क्या हुआ। इस बिंदु का परिणाम ये हुआ कि बहुतायत में ब्रिटिश व्यापारी भारत आए। जूट, चाय बागानों में व्यापार किया। ठीक है,
तो ये इस प्रावधान था, इस 1813 का पहला प्रावधान और सबसे अहम प्रावधान विद्यार्थियों। इसको लिख लो, इसके नीचे कारण लिखना और इसका ये परिणाम हुआ ये भी लिख लेना। अब हम बात करेंगे दूसरा, एक प्रकार से यूं कहिए कि क्या क्या रहा। ठीक है, अब भारतीय जो राज्य था, साम्राज्य था, इसको एक निश्चित संवैधानिक परिभाषा दी गई जिसमें आपके कौन से क्षेत्र रहेंगे, क्या रहेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन जो होती है वो दी गई, तथा साथ साथ में वाणिज्य की जो व्यापार वाणिज्य की आय है वो प्लस राजस्व की आय को अलग अलग किया गया। इससे पहले क्या था, सारा कुछ रेवेन्यू ही था। अभी ये कहा गया कि जो टैक्स लिया जाएगा उसका पैसा अलग और जो व्यापार करेंगे उसका धन अलग। क्यों? क्योंकि टैक्स से जो पैसा आता है ये प्रशासन का हिस्सा होता है और व्यापार का पैसा आता है ये इकोनॉमिक का हिस्सा होता है। जैसे मानो कि टैक्स लगा रहे हैं तो पॉलिटिकली पावर की वजह से टैक्स लगा रहे हैं, तो ये टैक्स पॉलिटिकल व्यवस्था हो गई। और व्यापार करने से जो पैसा हुआ, जो वाणिज्य से पैसा हुआ, ये एक प्रकार से व्यापारिक अधिकारों की वजह से हुआ है। ठीक है, तो वाणिज्यिक पैसा सारा का सारा अब है वो ब्रिटिशर्स के पास में जाएगा और टैक्स वाला जो राजस्व वाला पैसा है वो कंपनी के पास में रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास में राजनीतिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए थे एक प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा क्या हम लिखेंगे कि वाणिज्यिक आय व राजस्व आय को अलग किया और भारतीय साम्राज्य को निश्चित सांविधिक परिभाषा दी तथा वाणिज्यिक आय तथा राजस्व आय को पृथक किया गया। ठीक है, तो राजस्व आय में क्या होता है, टैक्स का पैसा, और टैक्स वसूलना राजनीतिक अधिकार है एक टाइप से। वाणिज्यिक आय कौन सी है, अगर दुकान वगैरह लगाई है, धंधा लगाया है, तो निश्चित रूप से उससे जो आय होती है उसे कॉमर्स आय कहते हैं या कॉमर्स एंड ट्रेड से संबंधित आय बोलते हैं। ये दोनों अलग किए ताकि कोई विवाद ना हो। कंपनी कितना पैसा लेगी, सरकार अपना हिस्सा ले लेगी। अब राजस्व आय कंपनी ले लेगी, वाणिज्यिक आय सरकार ले लेगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक अधिकार अभी भी कंपनी के पास में थे, व्यापारिक एकाधिकार लिए थे, तो इस हिसाब से क्या आय के बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी, तो एक काम इन्होंने ये कर लिया। अब देखो, ये कार्य करने के साथ साथ में अब वाणिज्यिक आय का हिस्सा बहुत अधिक था, रेवेन्यू उतना अधिक नहीं मिलता था, व्यापार वाणिज्य से पैसा ज्यादा मिलता था। तो कंपनी ने भी कह दिया कि जब व्यापार वाणिज्य से पैसा आप ले लोगे तो फिर हम हमारे जो लायबिलिटीज वगैरह वो कैसे उतारेंगे। तो कंपनी को सरकार ने ये कहा कि आपकी जो भी उधारी है वो अब हम चुका देंगे। ठीक है, आपकी सारी उधारी कौन चुकाएगा, आपकी सारी उधारी जो है वो हम हमारे ऊपर चुकाएंगे, और साथ साथ में कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है, जो साझेदार है, उनको हिस्सा भी हम है वो हमारी तरफ से देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब कंपनी के ऋण सरकार पर आ गए। सरकार ने तो ऋण दिए थे, सरकार पर आए तथा कंपनी साझेदारों का लाभांश भी सरकार देगी। और अब वाणिज्यिक आय किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास में। जो राजस्व आय है ये कंपनी के पास में रहेगी, और कंपनी इसमें अपने जितने भी कर्मचारी वगैरह जो भी व्यय है ये
वहन करेगी इस राजस्व आय से। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने राजस्व आय और वाणिज्यिक आय को अलग करके और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से निस्तारित कर दी। अब देखिए, एक तो ये बात हो गई। अब और क्या हुआ, इसके अलावा अगर अपन और देखें तो साहित्य के पुनरुत्थान, विज्ञान के विकास और विद्वानों को प्रोत्साहन। साहित्य का पुनरुत्थान, विज्ञान का विकास और आपके साहित्य का पुनरुत्थान, विज्ञान का विकास और विद्वानों को प्रोत्साहन। अब इन तीनों के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक का कोष बनाया गया, जो आगे 10 लाख कर दिया गया। 1833 के चार्टर में वार्षिक का कोष बनाया गया। मैंने आपको ब्रिटिश भारतीय शिक्षा में इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। वार्षिक कोष बनाया, ठीक है। यह आपके एक प्रकार से आगे जाके विवाद का कारण भी बना था कि इन पैसों को कहाँ पे खर्च किया जाए, किस साहित्य का मतलब क्या माने, विज्ञान का मतलब क्या माने, विद्वान कौन से माने, अंग्रेजी के माने कि हिंदी के माने, विज्ञान कौन सा, प्राचीन भारतीय विज्ञान या यूरोपियन विज्ञान, साहित्य कौन सा, भारतीय साहित्य कि यूरोपीय साहित्य। इस तरह से ये कई सारे विवाद जो है वो खड़ा करके गया। इसके अलावा देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर भारत आने व धर्म प्रसार की छूट मिल गई। इससे पहले जो भी मिशनरीज आ रही थी उनको कंपनी ने भारत में आने नहीं दिया था, क्योंकि मिशनरियां धर्म प्रचार करती थी। इससे क्या होता था, भारत में विवाद उत्पन्न होते थे, कई सारे धार्मिक संगठन के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो कंपनी चूंकि व्यापारिक उद्देश्यों के साथ में आई थी, तो कंपनी का ये मानना था कि धर्म को अगर दूर करेंगे तो हम लंबे चलेंगे। तो कंपनी ईसाई मिशनरी जितनी भी होती थी उनके खिलाफ थी एक टाइप से, और मिशनरी छुपके से आती थी या अलग रूप में आती थी, लाइसेंस प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही कंपनी पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा और फिर सरकार ने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी, और 1813 के बाद भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हुआ, वो भी विधिवत रूप से। मिशनरी का मतलब क्या होता है, मिशनरी में मिशन होता है, 3-4 लोग होते हैं, पोप, पादरी वगैरह, और ये लोग क्या करते हैं, भारत के गांव, ढाणियों, वंचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पे आपके साम, दाम, दंड, भेद जो भी नीतियाँ होती हैं उसके जरिए वो क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जैसे शिक्षा दे के करवा देते हैं, भूखों को रोटी दे के करवा देते हैं, कोई बीमार है तो उसकी चिकित्सा करके करवा देते हैं। ऐसे करके दिल जीत कर फिर उनको कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक है। जैसे अब ईसाई मिशनरियों की बात, मदर टेरेसा भी ईसाई मिशनरी में आती थी, वो भी। ऐसे कई सारे नाम है यहाँ पे। तो ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर भारत में आ रहे व धर्म प्रसार की छूट दी गई, ठीक है, छूट दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट था। ये पहली बार भारत में आपकी धर्म प्रसार का कार्य जो है वो इन्होंने शुरू किया। इससे पहले भारत में धर्म प्रसार का कार्य इन्होंने नहीं किया था, केवल व्यापारिक कार्य कर रहे थे। अब भारत में ये साथ साथ में ईसाई धर्म का काम भी शुरू किया। जो कार्य पुर्तगालियों ने बहुत पहले किया था, वो कार्य इन लोगों ने है वो अब 1813 के बाद शुरू किया। हालांकि श्रीरामपुर में कई मिशनरीज पहले आई थी, लेकिन वो लीगल नहीं थी, वो किसी और उद्देश्य से आती थी, क्योंकि उनके पास में लाइसेंस नहीं थे। अब लाइसेंस देने शुरू कर दिए कि अब आप आओ और भारत में धर्म प्रसार करो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी। अब लगभग पॉइंट पूरे हो गए, बस कुछ 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं। हाँ, एक था आपके जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ये व्यापारी और इंजीनियर्स भी भारत आ सकते थे, बच सकते थे लाइसेंस लेकर, ठीक है।
वो ये बात पहले हमने लिख ली वैसे पहले पॉइंट में ही। अभियंता भारत आ सकते थे, बस सकते थे। लाइसेंस जरूरी था, लाइसेंस जरूरी था क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए स्थानीय जो भी आपके स्वायत्त संस्थाएं थी उनको भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया। स्थानीय संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। और क्या किया, अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से, सम्राट की अनुमति से कंपनी क्या कर सकती थी, अब गवर्नर जनरल, गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, है ना, इनकी नियुक्ति जो है वो कर सकती थी। ठीक है, क्राउन की अनुमति से, कंपनी अब गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर, सेनापति की नियुक्ति कर सकती थी, कर सकती थी। ठीक है, कर सकती थी। और इसके साथ साथ में आपके अंतिम बिंदु, एक मिनट, लगभग तो सारे हो गए। ठीक है, हाँ, तो 3 प्रांत थे, 3 प्रेसिडेंसी थी के कानूनों को संसद का अनुमोदन जरूरी। अनुमोदन जरूरी। अगर ये तीनों प्रेसिडेंसी कोई कानून बनाती है तो पार्लियामेंट से आपके अनुमोदन जरूरी था। ठीक है, तो उक्त शर्तों पर 20 वर्ष के लिए लाइसेंस आगे बढ़ा दिया, पर 20 वर्ष के लिए कंपनी शासन आगे बढ़ाया। अब अगला चार्टर आएगा 20 वर्ष बाद। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट्स में आप देखो क्या क्या ध्यान रखना है। ये तो ठीक है, पीछे वाले बिंदु तो ये जो है ना, पहले वाले 1, 2, ये 3 और ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के चारों बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। ये हमारा 1813 का चार्टर हो गया। अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर पे, 20 वर्ष बाद। ठीक है, 1833 का चार्टर। अब देखिए हल्की सी पृष्ठभूमि देखेंगे और फिर इसके प्रावधान। ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि टोटल 4 चार्टर आए। चारों का अपना इंपॉर्टेंस रहा है। अब इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके सचिव थे मेकाले, और इंडिया हाउस के बड़े पदाधिकारी थे उस समय जेम्स मील। इन दोनों का इस चार्टर के ऊपर
एक बहुत बड़ा प्रभाव था। केंद्रीकरण के पक्ष में थे ये लोग। इन्होंने केंद्रीकरण की व्यवस्था करी। तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। इसके साथ साथ इसकी एक खास बात ये थी कि कंपनी को पूर्ण रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बना दिया। तो कंपनी ने भी कह दिया कि राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बनाने से हमारे खर्चे तो निकलेंगे नहीं। तो इनको कहा गया कि भाई 40 वर्षों तक जो भी भारत का रेवेन्यू टोटल हमें मिलेगा, जो भी राजस्व आय होगी, उस राजस्व आय का लगभग 10.5% हिस्सा हम आपको दे देंगे ताकि आप अपने कर्मचारियों को वेतन दे सको। तो 1835 के अंदर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किए गए और कंपनी अब शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक कंपनी के रूप में रह गई थी। ठीक है, व्यापारिक अधिकार कंप्लीटली ले लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ कंपनी इसके अंदर एक्ट के अंदर विधि निर्माण से संबंधित कई परिवर्तन किए गए। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका चौथा सदस्य वापस गठित किया गया। पहले 3 सदस्य थे, 1784 में 3 कर दिए थे, और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य गठित किया गया, स्थापित किया गया। लॉर्ड मेकाले को पहला विधि सदस्य बनाया और उसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्य था कानूनों को संहिताबद्ध करना। इसके अलावा जो भी भारत में आ रहे थे लाइसेंस लेके, अब उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना लाइसेंस भी भारत आ सकते थे, रह सकते थे, बच सकते थे। तो इस प्रकार से 1833 के चार्टर ने और कई सारी रियायतें जो है वो ब्रिटिशर्स को दी। ठीक है, तो इसके परिचय पृष्ठभूमि में हम क्या लिखते हैं कि इस अधिनियम पर, इस चार्टर पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव लॉर्ड मेकाले तथा इंडिया हाउस के बड़े पदाधिकारी जेम्स मील का सीधा प्रभाव था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो एक्ट था जिसमें कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति को समाप्त किया गया, जिसमें उसने कहा था कि भारतीयों को बड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर इसमें व्यवस्था की गई कि किसी भी भारतीय के साथ में धर्म, जाति, रंग भेद, जन्म, वंश, स्थान किसी की भी आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसको योग्यता के बेस पे भारतीय प्रशासन में लिया जाएगा। तो कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति 1833 के चार्टर में समाप्त हुई। इवन 1833 के चार्टर में दास व्यवस्था को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन 1843 में हुआ, लेकिन किया गया। इसके साथ साथ 1833 के चार्टर में और भी कई सारे व्यापारिक प्रावधान भी थे। तो देखते हैं 1833 के चार्टर के मेजर प्रावधानों के बारे में। ठीक है, हाँ, सबसे पहला पॉइंट जो भारत से रिलेटेड नहीं है लेकिन पहले लिख लेते हैं। अटलांटिक महासागर के अंदर सेंट हेलेना द्वीप है। आपने क्या, हमने पढ़ा था उसको, जब हमने नेपोलियन पढ़ा था तो हमने कहा था कि सेंट हेलेना पर अंतिम 100 दिन। सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर के दक्षिण भागों में आया हुआ है, निर्जन द्वीप है। पहले कभी बेल्जियम के अधीन हुआ करता था और बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया था। 1833 के चार्टर में सेंट हेलेना ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर करके और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। इस चार्टर को सेंट हेलेना चार्टर भी बोलते हैं।
इसके अंतर्गत कौन सा, सेंट हेलेना द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने ले लिया। इस कारण इसे सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पहली बात। दूसरी बात, इस अधिनियम ने या इस चार्टर ने या इसमें कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार ले लिए। एकाधिकार ले लिए। 1813 में चाय का जो व्यापार था चीन के साथ में वो रखा गया था। 1833 में वो भी ले लिया गया। ठीक है, अब चीन के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार भी ले लिया गया। चाय के व्यापार का एकाधिकार ले लिया गया। अब कंपनी पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई थी। अब कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं रही, कैसी संस्था बन गई थी? राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई थी, शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, और कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार ले लिए गए। अधिकांश तो सारे, एक वस्तु को छोड़ के बाकी सारे अधिकार वैसे भी ले लिए गए थे 1813 में। केवल चीन के साथ चाय का व्यापार बचा था, वो भी इस बार ले लिया। अब कंपनी की शिकायत इस बात की थी कि अगर सारे अधिकार ले लिए गए हमारे, तो अब हम हमारे कर्मचारियों को वेतन वगैरह कैसे देंगे। तब इन्होंने एक व्यवस्था करी कि हम 40 वर्षों तक भारत का जो भी कुल राजस्व होगा उसका लगभग 10.5% जो है वो आपको मुआवजे के तौर पे देते रहेंगे, ताकि आप अपने खर्चे आराम से चला सको। ठीक है, आगामी 40 वर्षों तक मुआवजे के तौर पर, क्योंकि व्यापारिक अधिकार सारे चले गए ना, तो अब कंपनी के खर्चे कैसे निकलेंगे। मुआवजे के तौर पर ब्रिटिश सरकार कुल भारतीय राजस्व का 10.5% प्रति वर्ष देगी। ठीक है, मुआवजे के रूप में देगी, ताकि कंपनी है वो अपने खर्चों का अच्छे से वहन
कर सके, इसके लिए उसको उधार लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, ये एक प्रकार से व्यवस्था कर दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, ये कोई सामान्य परिवर्तन इस समय नहीं था। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखिए तीसरा बिंदु, आप इसको लिख लो। तीसरा प्रावधान, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया। ठीक है, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण मतलब इसमें इस बात का ये हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि अब इन्होंने जितने भी मद्रास वगैरह जो क्षेत्र थे, इन सारे क्षेत्रों का एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून निर्माण के अधिकार भी अब इन्होंने छीन लिए और ये सारे इसके पास में आ गए। ठीक है, तो ये बात भी नीचे लिख सकते हैं। मद्रास व बम्बई से कानून निर्माण के अधिकार छीन लिए गए। अब जब बंबई और मद्रास से अधिकार ले लिए तो कोई तो कानून बनाएगा। अब वो कानून बनाएगा कौन? अब वो कानून है वो गवर्नर जनरल बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा। छीन लिए गए। अब यह कानून भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है, जो कि एक्ट कहलाए जाएंगे। एक्ट कहलाएंगे, पहले रेगुलेशन कहते थे, पहले नियम कहते थे, अब अधिनियम कहलाएंगे। ये रेगुलेशन एक प्रकार से अस्थायी टाइप कानून होते हैं और एक्ट जो है वो संसद से पारित कानून होते हैं जिनको मानना एक प्रकार से अनिवार्य होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई। तो शासन प्रणाली का केंद्रीकरण इस हिसाब से किया गया। और एक सिस्टम यहाँ पे और भी हुआ था। आगरा को एक नवीन प्रेसिडेंसी बनाने का प्रस्ताव था, परंतु वो पारित नहीं हुआ और उसके स्थान पे प्रावधान को चेंज करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस जो था आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उस पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, वो अपन आगे इसमें लिख लेते चौथे बिंदु के रूप में। आगरा को बंगाल से अलग करके नवीन प्रेसिडेंसी बनाने का प्रावधान था, जो कि लागू नहीं हुआ।
और इसके स्थान पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, जैसे आजकल बलूचिस्तान वगैरह आता है, में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया। ठीक है, सृजित किया। क्योंकि देखो ये 1835 में किया था ये, क्योंकि ये केंद्रीकरण की नीति पे थे, सेंट्रल को एक प्रकार से सारी चीजों को सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे। अब और नई प्रेसिडेंसीज बनाएंगे तो निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो केंद्रीकरण के चक्कर में इन्होंने आगरा को भी नवीन प्रेसिडेंसी बनाने का पहले प्रावधान था, लेकिन इसको बाद में लागू नहीं किया। उसके स्थान पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग से राज्य बना दिया गया और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, जो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंटेड होगा वहां पे। ठीक है, कंपनी के द्वारा, आप इसको ऐसे कह सकते हो। ये बात होगी यहाँ पे। अब आता हूं मैं 5वें बिंदु पे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जो भी काउंसिल थी, जिसमें 3 सदस्य थे, पहले 4 हुआ करते थे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिए गए, तो अब एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया, ताकि वो विधि निर्माण में योगदान दे सके। और वो अस्थायी सदस्य था, तो काउंसिल की सभी बैठकों में भाग नहीं लेता था, न मतदान दे सकता था, वो सिर्फ उसी बैठक में भाग लेता था जिसमें विधि निर्माण का कार्य किया जा रहा हो। यद्यपि मेकाले पहला विधि सदस्य था और उसने सभी बैठकों में भाग लिया था। ठीक है, तो विधि सदस्य का हम लिख लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, जिसे अपन सुप्रीम काउंसिल भी लिख रहे थे पहले, परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य, की नियुक्ति की। प्रावधान रखा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था। यह सदस्य केवल उन्हीं बैठकों में भाग लेगा जो विधि निर्माण से संबंधित होती थी। और उन्हीं में मतदान कर पाएगा। सभी बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा वो, पहली बात। दूसरी बात, लॉर्ड मेकाले पहला विधि सदस्य बना। ठीक है, तो पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मेकाले। इसके बारे में हम 1858 के अधिनियम में भी पढ़ चुके हैं। लॉर्ड मेकाले पहला विधि सदस्य बना, पहली बात। दूसरी बात, यह सभी बैठकों में भाग लेता था। ये अपवाद कह सकते हो आप। यद्यपि 1853 के चार्टर में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, फिर वो आपकी बैठकों में भाग भी लेता था, मतदान भी देता था, लेकिन 33 के चार्टर में सब प्रावधान नहीं था, बावजूद उसके मेकाले सभी में भाग लेता था। ठीक है, और क्योंकि बड़े घर का आदमी था, अंग्रेजी का पक्षधर था, मेकाले मिनट्स आए थे, मेकाले का विवाद, अंग्रेजी ब्रिटिश शिक्षा में हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते हैं। ये सभी बैठकों में भाग लेता था।
भाग लेता था। और एक और खास बात, मेकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन, ये भारत का पहला विधि आयोग था, गठन किया गया। ठीक है, अब इसने 1835 से लेकर लगभग 1843 तक कार्य किया था। विधि आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य कानूनों को संहिताबद्ध करना था। और अपना आईसी, सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह ये इसी मेकाले ने बनाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का पहला विधि आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? मेकाले की अध्यक्षता में। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 1835 के चार्टर में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये यूँ कहिए कि कई बार पूछा गया प्रश्न है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम आते हैं आपके अगले बिंदु पे, छठे बिंदु के ऊपर। ठीक है, तो विधि सदस्य के बाद में जो छठा पॉइंट आएगा वो आएगा आंग्लीकरण की नीति का त्याग किया गया। ठीक है, इस चार्टर में प्रशासन के आंग्लीकरण, आंग्लीकरण का मतलब होता है कि सारे सदस्य अंग्रेज हो, आंग्लीकरण की नीति का त्याग किया गया। नीति का त्याग किया गया। अब देखिए इसमें हम पॉइंट देखते हैं। पहली बात, यह नीति कॉर्नवालिस की थी। कौन लाया था? कॉर्नवालिस। जिसमें भारतीयों को प्रशासन से दूर रखा गया था। भारतीयों को प्रशासन हेतु अयोग्य माना गया था। ठीक है, ये बात थी। लेकिन जो 33 का जो चार्टर आया, इसमें मेकाले ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी भारतीय को, क्या कहा, किसी भी भारतीय को आपकी उसके जन्म स्थान, धर्म, वर्ग या वंश के आधार पे अयोग्य नहीं बताया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में के अनुसार किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग इत्यादि के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब साफ था कि अब भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रशासन के आंग्लीकरण की नीति का क्या किया, इन्होंने त्याग किया। यह अपने आप में एक
बहुत बड़ी बात थी इस समय। ठीक है, ये पहले जो 6 बिंदु थे, ये सारे बिंदु हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक्ट इसमें दास प्रथा वाली बात भी आएगी कि इस चार्टर में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दास प्रथा कब गैर कानूनी घोषित होती है, 1833 के चार्टर में, परंतु यह लागू कब होता है, 1843 के नियम 5 के तहत लागू होता है। 1843 के नियम 5 के तहत लागू होता है। तो अगर पूछा है कि दास प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया, तब आप कहोगे 1833 के चार्टर में। और भारत में दास प्रथा पर वास्तव में प्रतिबंध लगाया कब, तो 1843 के नियम 5 के तहत लगाया गया। अब 2 बातें इसमें बची है। एक बचा है आपके, अब कोई भी अंग्रेज भारत में बिना लाइसेंस आ सकता है, रह सकता है, बच सकता है, व्यापार कर सकता है। और शिक्षा का जो फंड बनाया था उसमें अब 1 लाख के स्थान पे 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया। बस ठीक है। अब हम 2 शेष बचे बिंदु लिख लेते हैं, फिर बात खत्म। अंग्रेज अब बिना लाइसेंस भारत आ सकते थे, व्यापार कर सकते थे, व भारत में रह सकते थे। ठीक है, ये सारा अधिकार इनको अब दिया गया। फिर इनकी बाढ़ आ गई थी, फिर ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए जब ये सब कुछ अधिकार दिया उसके बाद में। ठीक है, अब आता हूं 9वें बिंदु पे। शिक्षा हेतु स्थापित कोष में अब पहले 1 लाख रुपए थे, अब 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, दिए जाएंगे। पहले लाख रुपए का प्रावधान था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। पहले ये 1 लाख रुपए था। ठीक है, और ये एक प्रकार से बात इसमें यूं कहिए कि की गई। ठीक है, और अब देखिए कि संपूर्ण रूप से ये जो मामला था ये सारा का सारा इन्होंने लागू कर दिया और कंपनी का चार्टर 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। 20 वर्ष हेतु कंपनी का शासन आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया। अब अगला जो चार्टर आएगा वो आएगा आपके 20 साल बाद, मतलब 1853 के अंदर। तो ये था विद्यार्थियों हमारे 1833 का चार्टर। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से ले लिए। अब कंपनी शुद्ध रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था रह गई थी। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल होगा
और ये सारी केंद्रीकरण की व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। इसके साथ साथ में कार्यकारिणी के अंदर एक चौथे सदस्य के रूप में विधि आयोग का गठन किया गया, विधि सदस्य का नियुक्ति की गई। मेघालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, और इसके साथ साथ में प्रशासन के आंगलीकरण की नीति को त्याग दिया गया। ठीक है, ये 1833 का चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं 1853 का चार्टर ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे। और फिर इसके प्रावधान। अब क्या है, हजारों पेजों के चार्टर है, सारी बातें हम कभी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी बता दें। ठीक है, अब पृष्ठभूमि की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज क्या थी कि यह एक प्रकार से आखिरी चार्टर था। पहली बात, पृष्ठभूमि में क्या ध्यान रखना है कि यह अंतिम चार्टर था। दूसरी बात, इस बार इन्होंने 20 वर्ष का लाइसेंस नहीं दिया। इस बार इन्होंने ये कहा कि संसद की इच्छा पर निर्भर है, संसद जितना जीवन काल देगा आपको तब तक ये कंपनी रहेगी, और जिस दिन संसद ने चाहा उस दिन कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और 1858 में कंपनी का लाइसेंस रद्द हो गया। बेटर गवर्नमेंट एक्ट इंडिया आता है और क्राउन का शासन भारत में सीधे तौर पे शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे तो यूं कहिए कि हस्तक्षेप ठीक ठाक 1813 के बाद से ही क्राउन का शासन शुरू हो चुका था। हाँ, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज जो है वो घोषणाएं बाकी रह गई थी, बाकी तो सब कुछ हो ही रहा था। लेकिन 1858 में फिर खुले तौर पे इन्होंने ये कार्य है वो शुरू कर दिया गया था। तो ये अंतिम चार्टर था। और दूसरी बात क्या थी कि अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम 20 साल के लिए लाइसेंस नहीं देंगे, बल्कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि अब जो है संसद के चाहने की अवधि तक कंपनी शासन भारत में रहेगा। अब 20 साल का टर्म्स नहीं रहेगी। जिस दिन आपकी संसद ने चाहा उसी दिन कंपनी का जीवन काल समाप्त हो जाएगा भारत में। ये एक सबसे बड़ी बात थी, एक डर भी था और एक खुली चेतावनी भी थी कि जिस दिन हमें लगेगा कि अब खूब है, उसी दिन कंपनी का हम शासन समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये पृष्ठभूमि में दो बातें थी। अब हम आते हैं इसके प्रावधानों के ऊपर। प्रावधान, देखिए विद्यार्थियों, पहली बार 1853 के चार्टर में कानून बनाने के लिए, विधि निर्माण के लिए एक लेजिस्लेचर काउंसिल गठित की गई, एक विधान परिषद गठित की गई, जिसका उद्देश्य था विधान बनाना, कानून बनाना। तो देखिए पहला पॉइंट, पहली बार कानून निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय विधान परिषद लेजिस्लेचर काउंसिल का गठन किया गया। ये पहला अवसर था जब विधान परिषद गठित की गई, का गठन किया गया। अभी 12 सदस्य में से थे कौन कौन, देखिए। अब इस 12 सदस्य में से विद्यार्थियों, एक तो था आपके गवर्नर जनरल, चार थी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य, चौथा विधि सदस्य आ गया था, 3 पहले से आ रहे थे, 4 परिषद सदस्य,
और एक था आपके सेनापति। ये 6 सदस्य हो गए मुख्य, ठीक है, और 6 अतिरिक्त सदस्य लिए गए। अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य में कौन कौन था? 6 अतिरिक्त सदस्यों में एक आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, एक था अन्य न्यायाधीश, और 4 क्षेत्रीय प्रतिनिधि। जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मद्रास, बंगाल और बंबई के 4 प्रतिनिधि। एक बंबई का होगा, एक बंगाल का, एक मद्रास का और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का होगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत विकसित हुआ यहाँ पे, ठीक है, और 2 न्यायाधीश, 6 और 6 12, ये 12 सदस्य विधान परिषद बनाई। अच्छा, इनमें कौन होगा? ये जो है, इसकी खास बात क्या थी? इनका 10 वर्ष का कार्यकाल रखा गया और इसमें कंपनी का कर्मचारी ही सब होगा शामिल। कंपनी का सर्वेंट है वो लिया जाएगा, ठीक है, कंपनी का कर्मचारी लिया जाएगा। इस तरह से पहली बार एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया और ये जो विधान परिषद थी ये आपकी एक प्रकार से कानून निर्माण का कार्य करेगी, ठीक है। खास बात इसकी यही थी, तो इसका ध्यान रखना आप। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ऐसा इसमें एक चीज और आ गई, कार्यकारिणी और विधायिका का क्षेत्रीय विभाजन भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या था? ये थी आपकी कार्यकारिणी या कार्यपालिका, कार्यपालिका कह सकते हो या कार्यकारिणी कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल सकते हो। ये थी विधायिका, लेजिस्लेचर असेंबली कह सकते हो। तो ये पहला अवसर था जब, ठीक है, ध्यान रखना इसी बात को हम यहां लिख रहे हैं कि कार्यकारिणी और विधायिका का क्षेत्रीय विभाजन है वो स्पष्ट तौर पे किया गया। कार्यकारिणी व विधायिका का क्षेत्र विभाजन किया, ठीक है। तो इस विधान परिषद की एक तो ये विशेषता थी। दूसरी विशेषता अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसमें एक और भी थी कि जो भी विधायिका कोई भी प्रस्ताव पारित करेगी उसको रद्द करने का अधिकार कार्यकारिणी के पास में होगा। इन्होंने कोई भी प्रस्ताव बनाया ये रद्द कर सकती, इसमें सारे पावरफुल लोग थे, ठीक है। तो विधायिका के प्रस्ताव मतलब लेजिस्लेचर के प्रस्ताव कार्यपालिका रद्द कर सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विधान परिषद थी 12 सदस्य, जिसमें 6 सदस्य कार्यकारिणी के, 6 विधायिका के, ठीक है। तो कई किताबों में ऐसे 6 सदस्य विधायिका भी आती है, लेकिन ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। ये अतिरिक्त सदस्य थे, ये मुख्य सदस्य थे, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। 1853 के चार्टर की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई पूछे तो ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे। अब आता हूं मैं दूसरे बिंदु के ऊपर। अब जो डायरेक्टर थे पहले, ये डायरेक्टर कितने होते थे? डायरेक्टर होते थे आपके 24,
डायरेक्टर की संख्या अब 18 कर दी, की संख्या कितनी कर दी, 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 1/3 की नियुक्ति, जिनमें से 1/3 अर्थात 6, 1/3 अर्थात 6, 1/3 की नियुक्ति क्राउन करेगा। क्राउन करेगा, ऐसा प्रावधान जो है इसमें रख लिया गया। इसके बाद अगर और देखें तो हाँ, तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव, जैसे मेकाले सचिव था उस समय, हमने लिखा ना, ये नहीं लिखा, हाँ, बीओसी के सचिव लिख लिए थे, के सचिव को स्टेट सेक्रेटरी या राज्य सचिव का दर्जा दिया गया, मतलब एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दर्जा दिया गया। इसके अलावा अगर अपन और पॉइंट देखें तो अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी लिए जाएंगे वो पहले डायरेक्टर लोग लेते थे, अब इन्होंने कहा कि डायरेक्टरों को नियुक्तियों में जो संरक्षण दिया गया था, एक प्रिजर्वेंस दिया गया था, वो खत्म करेंगे और उसके स्थान पे एक खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाकर और आपके कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर में रखा गया था। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अधिकारियों की नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान इसमें रखा गया, की जाएगी। अब जो 18 डायरेक्टर पहले लेते थे, डायरेक्टर यह कार्य नहीं करेंगे। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाएंगे और उसके बाद योग्य जो भी मिलेगा उसको लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव इस समय है वो नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है, इस हेतु मेकाले समिति बैठाई 1854 में। इस हेतु मेकाले समिति गठित की गई। ठीक है, ये चौथा बिंदु हो जाता है। उसके बाद में पांचवा बिंदु, अब विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा। पूर्ण सदस्य का मतलब होता है अब वो सभी बैठकों में भाग ले सकता है, अब वो मतदान कर सकता है। ठीक है, 33 के चार्टर में जब आपकी ये पोस्ट पहली बार बनाई गई तो वो पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं था, वो केवल कानून के मामलों में ही भाग लेता था। अब सभी बैठकों में भाग ले सकेगा। भाग ले सकेगा और खास बात क्या थी, मतदान भी कर सकेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे
कि पहला विधि सदस्य कब गठित किया गया, तो 33 का चार्टर। विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा कब दिया, 53 का चार्टर। ठीक है, इस जगह इसको ऐसे याद रखना, ये बातें लिखो आप। अब मैं आता हूं अगले बिंदु पे। हाँ, उड़ीसा और असम के लिए अलग से एलजी की व्यवस्था की गई। उड़ीसा, असम, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 5 बिंदु हो गए। छठा बिंदु, उड़ीसा व असम, ये दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी थी। के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई, ठीक है, क्योंकि बंगाल काफी बड़ा क्षेत्र हो गया था और ऐसी स्थिति में प्रशासन का संचालन जो है वो ठीक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह से इन्होंने इनके लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई। ये तो हो गए 6 बातें हो गई इसकी। एक और पॉइंट है आपके, भारतीय कानूनों के संग्रह हेतु दिल्ली, लंदन में भी एक विधि आयोग बनाया। भारतीय कानूनों के संग्रहण हेतु लंदन में विधि आयोग गठित किया। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है 1853 के चार्टर में। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों चार्टर पूरे हो गए और इस तरह से कंपनी काल में, कंपनी काल में जो संवैधानिक विकास था उसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट किया था और आखिरी चार्टर के रूप में 53 में हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।